दोस्तों, पहलगाम की घटना ने पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मैं सुनील जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो घटना बल्कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो बहुत दुख की, शोक की है। और उन पर्यटकों को, टूरिस्ट को जिनको मारा गया है बेरहमी से, उनके प्रति सद्भावना और उनके परिवार के लोगों के लिए एक अच्छी भावना, सद्भावना की पहली प्रतिक्रिया है। और ये भी दुआ है कि जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, वो जल्दी से ठीक हों। ये पहली मेरी प्रतिक्रिया इस पर है। पूरे देश की यही प्रतिक्रिया है, बल्कि दुनिया का हर इंसाफ पसंद जी, आदमी यही चाहता है कि जो लोग जी, जख्मी हैं उनका वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, और जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है वो जो है उनकी संवेदनाओं में और उनके दुख में जो है वो सारे लोग शरीक हैं और उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर जी। साहब, पहलगाम का जो इलाका है, और पहलगाम तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो खास तौर से ये इलाका जहाँ पर के ये हमला हुआ, मैं आतंकवादी हमला, वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहलाता है। और ये पर्यटकों का मौसम है, या इस मौसम में सबसे ज्यादा लोग कश्मीर जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी और कैसी होनी चाहिए थी? आप इस बारे में क्या कहें? देखिए, शुरू के जो विजुअल्स आए, उसमें एक टीवी एंकर बता रहा था कि यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। ये जो पहलगाम के पास 6 किलोमीटर दूर बैसरन नाम का एरिया है, वो पर्यटकों में, टूरिस्ट में बहुत लोकप्रिय है। और लोग वहाँ घोड़े से, पोनी से, खच्चर से जाते हैं। और उसमें सुरक्षा का इंतजाम, क्योंकि वो एक बहुत फेवरेट स्पॉट है पर्यटकों के लिए। वो ज़्यादातर पर्यटक वहाँ जाते ही हैं। और ऐसे माहौल में, जहाँ कश्मीर में कई बार आतंकवाद सिर उठाता है, उसको इस प्रकार से छोड़ देना, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी एक चिंता की बात है। एक दो टेलीविज़न चैनल्स में ये आया था कि वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। तो वहाँ तो सुरक्षा, और दूसरी बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि पहले भी इसकी एक संभावना थी कि वहाँ कोई इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो इंटेलिजेंस फेलियर है, या और क्या कारण है कि वहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं थे? ये भी, इसकी भी सरकार ने खोज खबर लेनी चाहिए, जांच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाएं फिर से न हो। प्रोफेसर साहब, जम्मू कश्मीर फिलहाल यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पर जो सरकार अभी चुनाव हुए और एक नई सरकार बनी बहुत लंबे 5 साल के बाद तकरीबन। लेकिन ये कि सुरक्षा का सारा जो है वो कारोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिम्मे है, जो कि गृह मंत्री के तहत काम करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई सुरक्षा में कमी हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन, सुरक्षा का मामला, ये तो केंद्रीय सरकार ही देखती है। क्योंकि ये आपने सही कहा, ये यूनियन टेरिटरी है। पहले ये एक राज्य था, अभी राज्य से कमतर करके इसको एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। तो इसकी सुरक्षा की पूरी पूरी जिम्मेदारी, ये जो चेन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन पर आनी चाहिए। अ, कल मैं दिन भर मीडिया देख रहा था, सारा देश देख रहा था। तो मैंने ये महसूस किया कि जो है वो अलग-अलग चैनल्स पर, एनडीटीवी पे और टाइम्स नाउ पे और जी पे, सारे पे जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान का बड़ा हंगामा था। तो अब ये है कि हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में कोई इस तरह का आतंकवादी हमला होता है तो वो लोग जो है वो भारत की तरफ
जो है वो उंगली उठा देते हैं। और यहाँ कोई इस तरह का हमला होता है तो हमारा मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो इशारे करने लगता है। तो इस तरह से ये जो आरोप-प्रत्यारोप होता है और आम लोगों की जानें जो है वो आतंकवादी घटनाओं में जाती हैं। तो इस तरह क्या इस समाधान हो जाएगा? लोग एक-दूसरे पर इल्ज़ाम डालेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों से बच जाएँगे? देखिए, अभी कश्मीर की समस्या तो वैसे 70 साल पुरानी है और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान में लड़ाई भी हो चुकी है। और जो कश्मीर के लोगों का असंतोष है, क्योंकि एक तो पहले वो राज्य था, फिर वहाँ ये आर्टिकल 370 के कारण या जो भी हो, एक प्रकार का अलग माहौल था। और 370 को हटाने के बाद 370 को हटाने के बाद उस समय इनका दावा था कि 370 के हटने के बाद यहाँ शांति का माहौल स्थापित हो जाएगा और यहाँ सब कुछ चंगा सी हो जाएगा। और जैसे हमने देखा है कि आतंकवाद के मामलों में पहले से भी कोई कमी नहीं है। खैर, बलूचिस्तान का मामला तो अलग है, पर जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान बेस्ड कुछ ग्रुप हैं जो भारत में ये करना चाहते हैं। और कल के काम की भी जिम्मेदारी एक पाकिस्तान बेस्ड के भारतीय ग्रुप ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो एक पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप का अल कुछ तो इसका नाम है, उसका एक भाग है। तो यहाँ तक इसमें कोई शंका नहीं है कि इस आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है, जो भारत में रेजिस्टेंस फ्रंट के रूप में काम कर रहा है। तो बलूचिस्तान से इसकी तुलना करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। बलूचिस्तान का एक अलग मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मजहब के नाम पे सियासत चलती है, वो हमेशा अलग अलग टुकड़ों को बांटती है। तो वो एक बलूचिस्तान का मामला अलग है। जबकि कश्मीर का सवाल है कि कश्मीर का तो भारत में विलय 1948 में ही हो गया था, जब महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, जो यानी भारत से जुड़ने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तब से तो कश्मीर पूरा भारत का भाग है। और उसके बाद पाकिस्तान के कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना आई और उसने 1/3 कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया। भारत की सेना ने काफ़ी मजबूती से उनको पीछे हटाया और इसके और आगे जाना भारतीय सेना के लिए उस समय की साधनों के कारण और बाकी चीज़ों के कारण असंभव था। इसलिए 1/3 कश्मीर ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और 2/3 जो है वो भारत से मिला हुआ है। और इसमें जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो थी, वो अभी तो हटाई गई है, पर पहले भी उसको बहुत हल्का किया गया था, डाइल्यूट किया गया था, क्योंकि कश्मीर की जो ऑटोनॉमी स्वायत्तता थी, उसी आधार पे कश्मीर भारत से मिला था। पर धीरे धीरे उसके स्वायत्तता को कम करके केंद्रीय सरकार ने हस्तक्षेप करना ज़्यादा शुरू किया। और जैसे उसका एक ही उदाहरण है कि पहले ऐसी आइडिया थी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और करेंसी, यानी विदेश विभाग और संचार व्यवस्था और वित्त विभाग को छोड़कर बाकी सब कुछ कश्मीर असेंबली तय करेगी। धीरे धीरे कश्मीर असेंबली के जो पावर थे उनको कम किया जाने लग गया। और आपको याद दिला दूं, पहले कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होता था, 1965 में उसको डिमोट करके चीफ मिनिस्टर कर दिया गया। पहले वहाँ ये जो था सदर रियासत था, उसको भी डिमोट करके राज्यपाल कर दिया गया। तो इससे ही लोगों का असंतोष है। और इसी के कारण वो जो शुरू का असंतोष था वो कश्मीरियत के आधार पे था कि हम भारत से तो जुड़े हैं, पर हमारी स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि उनकी स्वायत्तता पर एक प्रकार से हमला हुआ, एक प्रकार से उसको कम किया गया, इसीलिए असंतोष हुआ। और उस असंतोष का फायदा पाकिस्तान ने लिया और पाकिस्तान ने अपने जो यहाँ के कुछ लोगों को ट्रेन किया और कुछ लोग बाद में 1980 के बाद कुछ जो अलकायदा टाइप लोग थे अफगानिस्तान के बाद, वो कश्मीर में भी घुस आए और वहाँ इन्होंने कश्मीर में आके इसको एक मजहबी रंग, कम्युनल कलर, सांप्रदायिक तरीका हिंदू मुसलमान के बीच में बना दिया। वैसे कश्मीर का जो मुद्दा था वो कभी भी शुरू में
हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये कश्मीरियत के आधार पे था, ये कश्मीर की ऑटोनॉमी के लिए था। अब उसमें धीरे धीरे जैसे हालात बदलते गए तो उसमें भी वो उसको हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर साहब, अभी कल भारत सरकार ने 5 फैसले किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं, और वो सारे पाकिस्तान के ताल्लुक से हैं। उसमें खास तौर से पहला जो फैसला है, बाकी तो 4 ऐसे ही हैं कि भाई आपके दूतावास के लोग कम कर दिए जाएं, वीजा न दिया जाए वगैरह, जो लोग यहाँ है वो चले जाएं। लेकिन एक है कि भाई हम जो सिंध नदी के ताल्लुक से जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, उसको जो है वो स्थगित करते हैं। तो ये क्या मसला है? और इस तरह से अगर कोई नदी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है, और तो उसके बारे में किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, और उसको रद्द करने का लोगों पर क्या असर पड़ता देखिए, ये मेरे ख्याल से सिंध नदी के एग्रीमेंट को सस्पेंड करना, ये थोड़ा-सा सोच के करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी का पानी रोकना, ये काफ़ी एक प्रकार की लड़ाई माना जाता है, एक प्रकार का युद्ध माना जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के जो शासक हैं और जो स्थानीय डिसिडेंट ग्रुप हैं, उनके साथ डायलॉग करना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, लोकतांत्रिक एक तरीका, उसको ज़्यादा बहाल करने की ज़रूरत है, जिससे आप लोगों के मन को अपनी तरफ जीत सकें, और वो एक वास्तविक तरीका होगा। अब ये सिंधु नदी का पानी कितने दिन रोकेंगे, ये देखने की बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम भी हैं, जिसमें एक देश से बहने वाला पानी दूसरे देश में जब जाता है, तो उसको रोकना एक बहुत गंभीरता का विषय माना जाता है। प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों के बाद जो है वो एक सर्वपक्षीय बैठक होने जा रही है आज। और तो आपको क्या इससे अपेक्षा है कि इससे जो है वो क्या संदेश निकल के आएगा, और किस तरह से बात आगे बढ़ेगी? मेरे ख्याल से सर्वदलीय बैठक का होना तो बहुत अच्छी बात है, और कल जैसे राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि हम सरकार के साथ पूरी तौर से खड़े हैं इस संकट की घड़ी में, और पूरे विपक्ष ने भी ये बता दिया, विपक्ष और मेरे ख्याल से आम लोगों के कितने अनगिनत संगठन हैं जिन्होंने इस एक्ट की निंदा की है, जो काम हुआ है बैसरण पहलगाम में, उसकी निंदा की है एक एक आवाज से। और यहाँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय मीटिंग होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस संकट की घड़ी में पूरा देश कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है, जिनको, और जो भारत के टूरिस्ट गए हैं, उसमें एक बात और भी बता दूं, जो लोग मारे गए उसमें एक मुसलमान सैयद हुसैन शाह भी है। सैयद हुसैन शाह कौन था? जो वहाँ घोड़ा चलाता था, पर्यटकों को, टूरिस्टों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। उसने इन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की और उसमें वो मारा गया। ऐसे ही और दो दो जैन लोग मारे गए, एक ईसाई मारा गया। तो ये सब जो चीजें हुई हैं, इसको एक महत्वपूर्ण तरीके से सोचने की बहुत जरूरत है। अभी केवल एक ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा और उसके हिसाब से मारा। उसको भी एक कितनी सच्चाई है, ये ज़्यादा जाँच करने पे भी पता चलेगी, क्योंकि जितने लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जो घायल हुए हैं, उनसे गहरे इंटरव्यू लेके इस बात को समझने की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब, इस तरह की घटनाओं के बाद समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसलिए कि मीडिया का हाल ये है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोज़ को देखें, उनके चैनल पे आएँ। लेकिन ये कि उससे उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, और पड़ता है। तो उस तरह के दुष्परिणाम को रोकने के लिए या न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से जो आईटी सेल है और सोशल मीडिया है, वो इतनी तत्परता से
नफरती कार्टून, नफरती चीज़ों को फैला रहा है। इसके लिए हमको पूरे नागरिकों को जागरूक करना चाहिए और ऐसी कोशिश करना चाहिए जिस प्रकार से अभी दिख रहा है। आपको बताऊं कि कल ही कश्मीर में एक बहुत बड़ा बंद था और उसमें सब लोगों ने हिस्सा लेकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारे लगाए। और देश में जिस प्रकार से अभी सामाजिक संगठनों ने बयान निकाले हैं, शांति रखने की अपील की है, वो बहुत बहुत एक स्वागत योग्य कदम है। खास तौर से कई जो मुसलमानों के संगठन हैं, जैसे इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, इसने भी एक बयान दिया है कि ये एक संकट की घड़ी है और हम इसकी निंदा करते हैं और ये इसको हिंदू मुसलमान का रंग नहीं देना चाहिए। ये आतंकवाद है। कश्मीर के आतंकवाद का एक अलग फ्लेवर है, अलग तरीका है, उसको समझना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपका संदेश देख रहा था यूट्यूब में और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी देख रहा था। तो एक कमेंट ने मुझको थोड़ा-सा चौंका दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी सवाल में उसके बारे में भी आपसे क्लैरिफ़िकेशन ले जी, लूँ। किसी ने जी। ये लिखा कि इसका जो है वो बिहार के चुनाव से भी कोई न कोई संबंध है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कोरिलेशन तो बहुत मजबूत है। जैसे आपने देखा कि पुलवामा में जो 10 किलो आरडीएक्स आया, उसके बारे में कभी कोई जांच नहीं हुई या कम से कम लोगों को नहीं बताया गया कि ये 10 किलो आरडीएक्स इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कैसे आया। और पुलवामा होने के बाद चुनाव थे, तो चुनाव में ये सांप्रदायिक पार्टी, कम्युनल पार्टी को बहुत बेनिफिट हुआ। तो हर समय ये पार्टी किसी न कि ऐसी चीज़ों का फ़ायदा अपने चुनावों के भी लिए लेती है, इसमें की कोई शंका नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, पर ऐसा होता है और ये कुछ लोग इस प्रकार की दुर्घटना में भी अपने राजनीति की रोटियाँ सेकते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और ये इतनी विकट घटना है और बहुत ही नाज़ुक इश्यू था जिस पर आपने जो है वो हमारे प्रेक्षकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के विषय पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया।